बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो कंटेंट्स हैं वो हैं जी रिफ्रैक्शन इन एवरीडे लाइफ, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और वेव एस्पेक्ट ऑफ लाइट, और साथ में 3 एग्जांपल्स हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं 33.1, 33.2 एंड 33.3। सोर्स बुक वही हमारे पास है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स है बाई यंग एंड फ्रीडमैन, 15th एडिशन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इन एवरीडे लाइफ के अंदर रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस। तो एक एप्लीकेशन जो आपकी बुक में दी हुई है उस पर लिखा हुआ है कि सबमर्ज रूलर अपीयर्स बेंड, कि अगर एक रूलर या पैमाना उसका सबमर्ज कर दें पानी के अंदर हाफ मर्ज कर दें तो वो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे वो बेंट हुआ है। हालांकि आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो स्ट्रेट होगा। जैसे ही आप उसको पानी में डाल देते हैं तो उसका वो पार्ट जो पानी के अंदर डिप हो जाता है आपको ऐसे नज़र आएगा कि वो बेंड है। ये इस तरह क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जो है जब रिफ्रैक्शन करती है तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, और यही वजह है कि जो रूलर है वो आपको बेंड नज़र आता है। सपोज दैट कि इसका एक हिस्सा जो है वो एयर के अंदर है, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। दूसरा ये पानी के अंदर टिप किया हुआ है। दूसरा जो मीडियम है वो वाटर है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो जैसे ही हम रोलर को पानी के अंदर डिप करते हैं वो हमें बेंड नज़र आता है। इसका मतलब है कि लाइट जो है वो फॉल कर रही है रोलर के ऊपर, और फिर वो पानी के अंदर भी लाइट जा रही है, वहाँ से लाइट रिफ़्लेक्ट होकर हमारी आइज़ के अंदर पड़ रही है और जिससे हमें रोलर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि लाइट ने जो चलना है वो वाटर मीडियम से एयर के अंदर चलना है और फिर हमारी आइज़ के अंदर एंटर होना है। तो जो पहला मीडियम है फिर वो वाटर होगा, लिहाजा यहाँ पे Na लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि पहला मीडियम जो है वो A मीडियम होगा, जो दूसरा मीडियम होगा वो B मीडियम होगा। तो पहला मीडियम है जी वाटर, और क्योंकि लाइट रेज जो है वो रूलर का वो पार्ट जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है वहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होके हमारी आई के अंदर रिफ्लेक्ट होके वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आई के अंदर एंटर होनी है। पहला मीडियम ए मीडियम है, वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा है 1.33 है, और ये कहाँ जा रहा है? एयर के अंदर जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब एक्चुअल पोजीशन आपको नज़र आ रही है कि ये रूलर की एक्चुअल पोजीशन है, और रूलर से जो लाइट है वो फिर हमारी आई के अंदर एंटर हो रही है। इस एक्चुअल पोजीशन से जब लाइट की एक रे एंटर होगी आई के अंदर तो रास्ते में एक इंटरफेस आ रहा है, ये इंटरफेस है, और ये जो इंटरफेस है ये है बिटवीन वाटर एंड एयर मीडियम। तो जब लाइट इंटरफेस के साथ टकराती है तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, और डेविएट कैसी होती है? जब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगी तो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। और यहाँ पर ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लग रही है, स्नेल्स लॉ लग रहा है। तो बजाय इसके कि ये देखिए एक रे, पहली रे, इसको मैं रे 1 कह दूँ, पहली रे बजाय इसके कि ये स्ट्रेट जाने के बजाय ये डेविएट हो गई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये देखें अवे चली गई, नॉर्मल से ये अवे चली गई, और ये देखें ये रे 1 आ गई। और उसी एज से एक दूसरी रे, ये देखें ये दूसरी रे है, फिर ये इंटरफेस के साथ टकराएगी, ये देखें ये फिर इसका इंटरफेस होगा, और इस इंटरफेस के साथ आप एक नॉर्मल भी ड्रा कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। तो बजाय इसके कि ये स्ट्रेट जाए ये फिर दोबारा नॉर्मल से वे चली गई है और ये रे 2 आ जाएगी। ये दोनों रेस जो रूलर के एंड से आइस तक पहुंच रही हैं, रे 1 और रे 2, ये दोनों रेस कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, चाहे हम जिसको इन्फिनिटी तक भी इसको ले जाएं। और लेकिन अगर हम इसको इस उल्टी डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं तो ये हमें पता लगता है कि ये एक अपेरेंट पोजीशन है, और यहाँ पर अपेरेंट पोजीशन पर ये जो रॉड है रूलर जो है वहाँ पे ये अपेरेंट पोजीशन एक नहीं बनेगी, और हमें ऐसे फील होगा कि ये जो रूलर है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। लिहाजा ये जो रूलर है आपको यूँ फील होगा कि ये स्ट्रेट है, और यहाँ से ये देखिए ये बेंड हो गया, और बेंड हो गया ये यूँ आपकी आई के अंदर एंटर कर। तो इस तरह जो रूलर है वो आपको बैंड नज़र आता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
आपको बता दें ग्रेजिंग एंगल क्या होता है। ग्रेजिंग एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो सरफेस के साथ साथ बनता है या फिर नॉर्मल के साथ तकरीबन 90 डिग्री का एंगल, जो एंगल के साथ जो रे आ रही होती है उसे हम ग्रेजिंग एंगल कहते हैं। मसलन ये एक सरफेस है, इस सरफेस के साथ एक रे जो है वो स्ट्राइक कर रही है, तो ये जो एंगल है ये बड़ा एंगल होता है, तकरीबन 90 डिग्री का एंगल होता है, या फिर वो सरफेस के साथ साथ आ रही है तो एक ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है। अगर ये जो ग्रेजिंग इंसिडेंस है ये एक ऐसा इंसिडेंट लाइट का इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है या जो सरफेस के साथ आता है, ये ग्रेजिंग एंगल है। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी ग्रेजिंग एंगल दिखाया गया है। ये इंसिडेंट रे है और ये सरफेस है, और ये सरफेस के साथ ये एक छोटा सा एंगल जो है वो बनता है, या फिर ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल के साथ ये देखिए 90 डिग्री का तकरीबन एंगल बनता है, ये ग्रेजिंग एंगल। तो लाइट रेज हैं ग्रेजिंग एंगल के ऊपर भी पड़ती होती हैं। तो ये देखिए ग्रेजिंग एंगल है और ग्रेजिंग एंगल के साथ ये रिफ्लेक्टर रे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, ये भी हमें पता है। अच्छा, ये है जो ट्रांसपेरेंसी एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। एक फ़िश होती है, ईल फ़िश है, यहाँ पर फिगर में दिखाई जा रही है, ये ईल फ़िश है। ईल फ़िश जब एग से निकलती है तो और अपनी फ़ाइनल फॉर्म में आते हुए कई स्टेजेस में से गुजरती है और फाइनली इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल इस तरह ईल जो है वो बन जाती है। तो इसकी जो पहली स्टेज है एग्स हैं, एग्स के बाद इसका लार्वा निकलता है। तो जो लार्वा है, ये ईल का जो लार्वा है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है इस फिगर के अंदर। ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर ये ईल का लार्वा दिखाया गया है। जो ईल का लार्वा है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिस तरह पानी है ट्रांसपेरेंट है, इसी तरह इसका जो लार्वा है वो ट्रांसपेरेंट है, हमें नज़र नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो जो ईल है अपनी इनिशियल फेज़ के अंदर, लार्वल फेज़ के अंदर, वो पानी के अंदर हमें नज़र नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है पानी की तरह। अलबत्ता क्या है कि ईल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पानी से ज़्यादा है। अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो ईल का उससे ज़्यादा होगा, 1.5, 1.7 इस तरह होगा, थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब इसकी वजह से जब लाइट स्ट्राइक करती है तो लाइट इसके मार्जिन्स के ऊपर पड़ती है। ये देखें, ये जो मार्जिन्स हैं और इसके जो मार्जिन्स हैं ये आपको ब्राइट नज़र आते हैं, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो इसके मार्जिन के ऊपर जो लाइट है वो ग्रेजिंग एंगल के ऊपर फॉल करती है, और जब लाइट ग्रेजिंग एंगल के ऊपर फॉल करती है तो उसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाती है, वो तकरीबन 100% रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ग्रेजिंग एंगल के ऊपर जब लाइट इसके मार्जिन के ऊपर पड़ेगी तो 100% रिफ्लेक्शन होती है और हमें इसके जो मार्जिन हैं वो चमकदार नज़र आते हैं। तो पानी के अंदर अगर ईल का लार्वल फॉर्म में फिर रही है तो हमें है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हमें नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो उसके जो मार्जिन हैं वो हमें ब्राइट नज़र आते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पर ईल फिश जो है वो अपनी इनिशियल फेज़ में, स्टेज में मौजूद है। ये भी एक फैक्ट है कि जो सेटिंग सन है वो हमें फ्लैटेंड नज़र आता है, बिल्कुल गोल राउंड नज़र नहीं आता, बल्कि कैसा नज़र आता है, फ्लैटेंड नज़र आता है। अगर हम सूरज को देखें दोपहर के टाइम में तो सूरज हमें बिल्कुल राउंड नज़र आएगा, और वही सूरज जब सेटिंग के करीब होता है, जब वो गुरूब होने के करीब होता है, एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राइट से रेडिश कलर हो जाता है, और या फिर येलोइश सा कलर हो जाता है, एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है। दूसरी जो उसके अंदर चेंज आती है वो आती है उसकी शेप के अंदर। जो हमें पहले राउंड नज़र आ रहा होता है वो हमें फ्लैटेंड नज़र आता है, फ्लैटेंड नज़र आता है। तो ये फ्लैटेंड क्यों हो जाता है? फ्लैटेंड होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। और इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, रेडिश या येलोइश क्यों हो जाता है? ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो स्कैटरिंग का आर्टिकल नेक्स्ट आ रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो कलर है वो सन का जो कलर है वो कैसे चेंज हो जाता है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी ये रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये बिल्कुल राउंड नहीं नज़र आएगा, बल्कि फ्लैटेंड सा नज़र आएगा। हमें पता है कि हम ज़मीन पे हैं, अर्थ के ऊपर हैं, और अर्थ के ऊपर अर्थ का ब्लैंकेट भी मौजूद है जिसको हम एयर कहते हैं। और एयर के बाद जब एयर फिनिश हो जाती है उसके बाद फिर वैक्यूम आता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और एयर का जो ब्लैंकेट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है।
इसका मतलब है कि जो लाइट एंटर हो रही है वैक्यूम से एटमॉस्फेयर के अंदर आती है और ज़मीन तक पहुंचती है, तो उसमें बीच में एक इंटरफेस मौजूद होता है। लाइट को इंटरफेस को ट्रिवर्स करके लाइट ज़मीन तक आती है। तो आपको पता है कि एक लाइट जो है जब वो इंटरफेस के ऊपर पड़ती है तो उसकी जो रिफ्रैक्शन है वो स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि वो बेंड हो जाती है। या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या फिर नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ये डिपेंड करता है। अब सूरज से जो रोशनी आ रही है वो एटमॉस्फेयर से गुजर के आ रही है। इसका मतलब है एक इंटरफेस से टकरा के फिर रिफ्रैक्ट होगी। तो इसका मतलब है कि जो सन है जहाँ से हम रोशनी आ रही है, सन हमें रियल पोजीशन पे नज़र नहीं आएगा बल्कि अपेरेंट पोजीशन के ऊपर नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जो स्टार्स हैं, डेफिनेटली स्टार से जो रोशनी है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो रही है और वो भी इंटरफेस से टकरा के आ रही है। और तो इसका मतलब है कि जो स्टार्स हैं वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर नहीं हैं, रियल पोजीशन के ऊपर नहीं है, बल्कि अपेरेंट पोजीशन के ऊपर हैं। इसी तरह जो सन है वो भी अपेरेंट पोजीशन के ऊपर हमें नज़र आएगा, रियल नज़र नहीं आएगा, रियल पोजीशन पे हमें नज़र नहीं आएगा। अब रह गया उसका फ्लैटन होना कि वो फ्लैट किस तरह होता है। तो अगर आप देखें तो सन का एक टॉप वाला पोर्शन है, टॉप एज है, टॉप लिम्ब है या टॉप एज है, और एक इसका बॉटम लिम्ब है या फिर इसका बॉटम एज है। तो बॉटम का जहाँ पे ये जो इसका इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऊपर बॉटम का एंगल ऑफ इंसिडेंस और है और टॉप का एंगल ऑफ इंसिडेंस और है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है तो उसके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंसिडेंस के साथ बिल्कुल प्रोपोर्शनल चेंज नहीं होता, बल्कि इसके साथ कोई रिलेशनशिप होता है। इसकी वजह से इसमें एक में रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी और बॉटम का जो पोर्शन है उसमें रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी टॉप की निस्बत। तो एज रिजल्ट क्या होगा कि हमारा सन जो है वो बिल्कुल गोल नहीं रहेगा बल्कि फ्लैटेंड हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन के डिफरेंट प्रोपोर्शन की वजह से जो इसका टॉप पोर्शन है, टॉप पॉइंट है, या इसका जो बॉटम पॉइंट है, उसमें रिफ्रैक्शन के डिफरेंट होने की वजह से जो सन है वो फ्लैटेड नज़र आता है। इसके बाद है जी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वेव एस्पेक्ट ऑफ लाइट, यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के चेंज होने से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से वेव एस्पेक्ट ऑफ लाइट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। यानी अगर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाए तो वेव की जो वेव लेंथ है उसके साथ क्या इफ़ेक्ट होगा और जो वेव की स्पीड है उसके साथ क्या होगा। अलबत्ता फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही। जब एक कलर, एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है और उसकी स्पीड चेंज होती है। ये दो चीज़ें चेंज होती हैं। अगर एक रेड लाइट है, रेड लेज़र लाइट है, तो वो एयर के अंदर भी रेड होगी, वाटर के अंदर भी रेड होगी और ग्लास के अंदर भी वो रेड कलर की ही नज़र आएगी। मींस उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी और उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। यही हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ जो वेव एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं। एक रिलेशनशिप हम ड्रा कर रहे हैं और वो रिलेशनशिप है जी लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर एन। ये रिलेशनशिप बता रहा है लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव या लाइट इन मटेरियल मीडियम, और लैम्डा नॉट क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वैक्यूम मीडियम, और एन क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिलेशनशिप बता रहा है कि जैसे एन बढ़ेगा लैम्डा कम हो जाएगा, जैसे एन कम हो जाएगा लैम्डा बढ़ जाएगा। ये कैसे डिराइव करना है, इसकी डेरिवेशन बिल्कुल भी सिंपल सी है। एक वेव इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, इससे तो हम सब वाकिफ़ हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है n इज़ इक्वल टू सी ओवर वी, इससे भी हम वाकिफ़ हैं। यहाँ से इस इक्वेशन से आप बना सकते हो f इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। f इधर रहने दें, लैम्डा इसके नीचे आ जाएगा, f इज़ इक्वल टू वी लैम्डा। ये मटीरियल मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला है, f इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इसी तरह वैक्यूम के अंदर ये जो फार्मूला है ये फिर चेंज हो जाएगा, v कन्वर्ट हो जाएगा c के अंदर,
सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, और लैम्डा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैम्डा नॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लैम्डा नॉट क्या है, दिस इज द वेवलेंथ इन वैक्यूम। तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा और एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा नॉट, दिस इज द सेम इक्वेशन। तो अगर f ये भी f के बराबर है, ये भी f के बराबर है, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा नॉट। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा नॉट ओवर सी ओवर वी और लैम्डा नॉट ओवर एन। ये लैम्डा नॉट ओवर सी ओवर वी जो है ये क्या चीज़ है, ये लैम्डा नॉट ओवर सी ओवर वी ये n है, तो ये n के बराबर आ जाएगा। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर एन, यहाँ पर ये डेरिवेशन होगी। यानी इसी को अगर आप रीअरेंज कर लें, ये जो है इसको आप रीअरेंज कर लें तो ये इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर एन। ये इक्वेशन बता रही है कि जैसे एन बढ़ता जाएगा लैम्डा कम होता जाएगा, एन कम होता जाएगा लैम्डा ज़्यादा होता जाएगा। व्हाट अबाउट द वी के साथ क्या होगा, मसलन अगर एक लाइट जो है वैक्यूम से एयर के अंदर आ रही है, तो वैक्यूम से एयर के अंदर आएगी, तो वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर के अंदर 1.003 है, एन बढ़ गया तो लैम्डा कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब लाइट वैक्यूम से एयर के अंदर आएगी तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। लेकिन उसकी स्पीड के साथ क्या होगा, जब लैम्डा कम हो जाएगा, ये इक्वेशन हमें बता रही है, ये इक्वेशन जब लैम्डा कम हो जाएगा तो फिर इसकी जो वी है वो भी कम हो जाएगी। तो जैसे एन बढ़ेगा लैम्डा कम हो जाएगा और लैम्डा के कम होने से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह एन जो अगर कम हो जाए लैम्डा बढ़ जाएगा, लैम्डा बढ़ने के साथ उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो इफेक्ट है वो वेव एस्पेक्ट और लाइट के ऊपर क्या हो रहा है। लैम्डा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने के साथ उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी।